दूरदर्शन हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसान भाइयों, आज कृषि का दबाव किसानों के ऊपर बहुत है। उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आज खेती के साथ साथ जो पारंपरिक हम खेती कर रहे थे उनसे हट करके भी हमें काम करने की आवश्यकता है। आज किसान को बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, सूअर पालन व दूसरे जो भी कृषि आधारित हमारे काम हैं उनको भी बदलने की आवश्यकता है। तो आज का हमारा विषय है बागवानी से हरियाणा प्रदेश के किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश लाठर जी, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया सर। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए, आज के समय में बागवानी के साथ साथ जो हम दूसरे काम धंधे अपना रहे हैं उसमें जो विविधीकरण का दौर आया हुआ है, तो आज जो प्रारूप है खेती का उसको हम कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही बात है कि आज का जो कृषि है, कृषि का जो प्रारूप है, कृषि की जो पद्धतियां हैं वो हमें बदलने की ज़रूरत है। इसके काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे मौसम में बदलाव है। बिल्कुल। धरती का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है और जो बरसात हैं वो अनियमित तरीके से कभी कभी ज़्यादा कभी कम इस हिसाब से हो रही हैं। आप देखोगे कि हमारा जो पैटर्न था बरसात का, चौमासा होता था, 4 महीने बारिश के होते थे, लेकिन अब हो सकता है कि बरसात के मौसम में बरसात ना हो, सर्दी के मौसम में बरसात हो जाए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो घटित होने लग रही हैं, इसके अनुरूप हमें अपनी कृषि पद्धतियों को बदलना पड़ेगा। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, बड़ा जो भूजल स्तर है वो नीचे गिरता जाने लग रहा है। जो अच्छी गुणवत्ता का पानी है वो हमारी पहुंच से दूर होता जाने लग रहा है, और जो ख़राब पानी है, नमकीन पानी है, वो चोए के रूप में हमारी ज़मीनों को ख़राब कर रहा है। तो इस विषय के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो जल है, चाहे हमारी मिट्टी है, वातावरण है, इनको बचाए रखना भी हमारी कृषि का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो मिट्टी की स्थिति है, जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, वो भी निरंतर डिग्रेड होता जाने लग रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमें हमारी जो कृषि पद्धतियां हैं, हमारी जो परंपरागत खेती है, जो हमारा एक मोनोकल्चर है कि हम गेहूं धान इसी के ऊपर चले हुए हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक खेती को मुनाफे का व्यवसाय बना के अगर हम चलेंगे तभी जाके इस व्यवसाय को हम जिंदा रख पाएंगे। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर राजेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात की कि आपने कहा कि जब तक किसान है ना मुनाफे का सौदा लेकर के नहीं चलेगा, घाटे का सौदा कब तक करेंगे। और आपने कहा कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, हमारा का जो जल स्तर है वो भी घटता जा रहा है। एक तो डॉक्टर साहब, इसको रिचार्ज करने के लिए हमें किस तरह की योजना होनी चाहिए ताकि हमारी भूमि भी रिचार्ज हो और किसान की आमदन भी अच्छी हो, और जो आपने कहा कि हमारा जो सोयल सिस्टम है उसका जो स्तर है वो भी गिरता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जैसे बारिश की हम बात कर रहे हैं, पानी को बचाने की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे किसान जो प्रगतिशील किसान हैं, बारिश होने से पहले अपने खेत को खोल देते हैं, बिल्कुल बहा देते हैं, ताकि बरसात का सारा पानी खेत के अंदर जाए। बिल्कुल। मेड है उसको वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे, बाहर ना जाए। इसी हिसाब से जो मल्चिंग है, बिल्कुल, अगर हम मल्चिंग करके जो नमी है, मिट्टी के अंदर जो नमी है उसका जो वाष्पीकरण होने लग रहा है उसको बचा सकते हैं। मल्चिंग, फिर जो जैव मल्चिंग है, जैसे आप जो धान की पराली है, पत्ते हैं सब्जियों के, और इस तमाम सारी चीज़ें इस्तेमाल करके आप मिट्टी को कवर करके रखेंगे तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो नमी है वो बनी रहेगी, दूसरा जो खरपतवार उसमें उगने हैं वो खरपतवार नहीं उगेंगे, और कुछ टाइम के बाद ये जो मल्चिंग है ये डिकम्पोज होकर एक खाद का काम करेगी। बिल्कुल। तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी को जिंदा रख सकते हैं। फिर जो एक बात ये आई कि जो कल्चर है हमारा, एक ही तरह की फसलें बार बार लेने से भी हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी उर्वरक शक्ति दर साल दर घटती जाने लगी है। इसलिए एक फसल विविधीकरण के तौर पे हमें, फसल विविधीकरण का मतलब ये है कि एक ही खेत में हम अनेक तरह की फसलें उगाएं। बिल्कुल। इसमें हमें और किसानों को ये फ़ायदा है कि मान लीजिए किसी वजह से, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से
एक फसल हमारी ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो बराबर में जो दूसरी फसलें हैं वो हमें ज़िंदा रखती हैं। तो दूसरी फसलों के तौर पे हम दलहनी फसलें ले सकते हैं, तिलहनी फसलें ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, मसाले वाली फसलें ले सकते हैं, जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती कर सकते हैं, मशरूम की खेती कर सकते हैं। तमाम ये सारी चीज़ें हैं जो एक फसल विविधीकरण के टूल के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल सही ढंग से हो पाएगा और किसानों का जो जोखिम है, जो बाज़ार में उतार चढ़ाव रहता है, बाज़ार में जो अनिश्चितता बनी रहती है, उससे भी हम पार पा सकते हैं कि मान लीजिए किसी महामारी की वजह से एक फसल फेल होगी तो दूसरी फसल हमारी इंश्योरेंस के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे किसान को फ़ायदा दे के जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे आपने बात रखी कि फसल विविधीकरण के तौर पे बागवानी एक बहुत ही सुंदर विकल्प है। आप देखोगे कि हमारे जो हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जो किसान हैं उनमें उनके अंदर जो उनके पास जो जोत का क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है, जो लैंड होल्डिंग है वो सारा 1.5, 2, 3 एकड़ के आसपास रहते हैं किसानों की जो ज़मीनें हैं। तो उन ज़मीनों में छोटे जो किसान हैं, सीमांत जो किसान हैं, वो ऐसी फसलें लेके जो ज़्यादा जिनके रेट्स हैं मार्केट के अंदर, जिनकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, उन चीज़ों की तरफ अगर डाइवर्सिफाई करे, जो धान और गेहूं का जो फसल चक्कर तोड़ के उसमें ऐसी चेरी टमाटो, जो रंगीन जो हमारी शिमला मिर्च है वो है, औषधीय पौधे हैं, ये तमाम ऐसी फसलें हैं जिनकी निरंतर मार्केट के अंदर मांग रहती है और मांग के हिसाब से फिर जो इसके अंदर मुनाफा है वो छोटे किसानों को मिल सकता है। देखिए आप 2 कनाल के अंदर शेड नेट हाउस, जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस लगा के तमाम तरह के किसान इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो छोटे किसान हैं, ज़मीन छोटी है, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें और ये सारा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और होएगा तो फिर उसकी लागत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो हमारा प्रयास, हम सब जितने भी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ये प्रयास होने चाहिए कि जो आज लागत है वो किस हिसाब से कम करी जा सकती है और जो किसानों की आय है वो किस हिसाब से बढ़ाई जा सकती है, और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो किस तरह से हम उनको संजोए रख सकते हैं ताकि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर लाठर जी ने देखो कितनी बढ़िया बात की कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें उसको किस तरह संजो के रखना है और साथ साथ में हमने अपनी आमदनी भी बढ़ानी है ताकि किसान देखो मरे ना, किसान को घाटा ना हो। तो डॉक्टर साहब, किसान किसी भी तरह के घाटे से बचने के लिए, एक तो आपने कहा कि बीमा कंपनी उसके लिए बड़ा सहयोग करती हैं, और जब आप विविधीकरण की तरफ जाते हैं, अनेकों फसलें आप जब अपने खेत में उगाते हैं तो हो सकता है एक फसल ख़राब हो जाए, दूसरी फसल बच जाती है, तो उससे उसका काम भी चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब, इन चीज़ों के लिए किसानों को हमने शुरुआती दौर पे कैसे तैयार करना होगा? कि आपने जो शुरुआत में भी कहा था ना कि हमने पारंपरिक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और हमें संसाधन भी बचाने हैं, तो इन संसाधनों के लिए हम लोगों को कैसे तैयार कर सकें कि किसान इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें? जी, ये बिल्कुल सही है बात कि जो भी हमारी पौराणिक कृषि पद्धतियां हैं, जो भी हम रूटीन में, आप देखोगे हरियाणा के अंदर जो रबी का आप सीज़न देखोगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा जो है ना गेहूं का क्षेत्रफल आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक बात। और अभी जो सीज़न है खरीफ का, इसमें आप देखोगे कि धान का क्षेत्रफल आपको ज़्यादा मिलेगा। और यही चीज़ें हम लगातार करते आने लग रहे हैं। दोनों जो फसलें हैं, गेहूं की फसल भी और धान की फसलें भी, इनकी जो जड़ें आप देखोगे गुच्छेदार जड़ें हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़मीन की सतह के जो 4, 5, 6 इंच का जो दायरा है उसी के अंदर रहती हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों फसलों की बजाय दूसरी फसलें लेते हैं, जैसे सब्जी की फसल ले ली, दलहनी फसलों की दलहनी फसलें ले ली, दलहनी फसलों की एक ख़ास बात ये भी है कि ये प्राकृतिक तौर पे जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती हैं। बिल्कुल, यानी कि आसमान से नाइट्रोजन गैस का यूरिया बनाती हैं। बिल्कुल, तो हमारी ज़मीन को ये सुधारती हैं। हाँ, प्राकृतिक रूप से भी बिल्कुल एक प्राकृतिक तरीके से हमारी ज़मीन को वो उपजाऊ बनाती हैं।
तो किसानों को ये चाहिए कि साल में एक बार तो दलहनी फसलों का जो है ना कल्टीवेशन बिल्कुल ज़रूर करें। करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल पूरा खेत में ही दलहनी फसलें करें। जब हम दूसरी फसलें लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हम गेहूं की बिजाई करते थे तो गेहूं के साथ साथ हम सरसों की फाट लगाते थे, बिल्कुल लगाते थे डॉक्टर साहब, और चने की फाट लगाते थे। बिल्कुल। तो उससे दोनों तीनों चीज़ें हो जाती थी। एक तो जो चने की जड़ें हैं वो नीचे तक जाती थी, तो जो नीचे जड़ें जाएंगी तो जो नीचे खुराक पड़ी है, बिल्कुल, जो नीचे पानी है उसको अच्छे से अवशोषित करेंगी। तो एक तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, जो खाद पानी जो हम डालने लग रहे हैं, उसका इस्तेमाल बड़ा अच्छे तरीके से होएगा, कुशल तरीके से होएगा। और साथ साथ में चना भी आपके पास आ रहा है, सरसों भी आपके पास आ रही है, गेहूँ भी आपके पास आ रहा है। तमाम ये सारी चीज़ें, जैसे गन्ना उगाते हैं किसान, गन्ने के बीच में काफ़ी जगह बच जाती है, तो उसमें हल्दी की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें अपना के अपने को चलना पड़ेगा। और जैसे बागवानी एक बहुत ही प्रमुख कड़ी है फसल विविधीकरण में, और बागवानी का अपने हरियाणा के अगर हम बात देखें तो काफ़ी सारा स्कोप है बागवानी का। अभी सब्जी का क्षेत्रफल तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर है अपने हरियाणा में, और फलों के अंदर जो क्षेत्रफल आप देखोगे तो 65,000 हेक्टेयर के करीब फलों की खेती होती है। क्योंकि हरियाणा की जो जलवायु और मिट्टी है वो काफ़ी सारे फलों को और सब्जियों को उनके अनुकूल है। आप देखोगे कि ये जो हमारा क्षेत्र है उत्तरी हरियाणा है, बिल्कुल आप पंचकुला है, जगाधरी है, आपका कालका, नारायणगढ़, अम्बाड़ा, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना औसत बारिश होती है हमारे हरियाणा में। तो यहाँ की जो हवा में नमी है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आप देखोगे आम की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है, लीची बहुत अच्छी यहाँ पे होती है, आप यहाँ चीकू लगा सकते हैं, अमरूद आप लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, जामुन लगा सकते हैं। तो ये तमाम सारे फलदार जो वृक्ष हैं यहाँ के बगीचे यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे हरियाणा का जो दक्षिणी एरिया है, बिल्कुल जो थोड़ा सा रेतीली मिट्टी है, शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पे उसी के हिसाब से आप देखोगे बेर का जो क्षेत्रफल है वहाँ ज़्यादा है। बिल्कुल आप वहाँ पे करौंदा का जो देखोगे वह फसल बहुत अच्छी होएगी, फालसा की फसल वहाँ पे अच्छी होएगी, बेल पत्थर की फसल वहाँ पे अच्छी होएगी, खजूर की फसल वहाँ पे बहुत अच्छी होएगी। आप यहाँ हिसार, सिरसा, फतेहबाद, टोहाना ये जो बेल्ट देखोगे ये पूरा नींबू वर्गीय जो पौधे हैं, किन्नू, माल्टा और ये तमाम सारी फसलें हमारी वहाँ पे हो रही हैं। तो जलवायु के हिसाब से जो हमारा स्थायी वातावरण है, बिल्कुल उसके हिसाब से, और मिट्टी की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से अगर हम बागवानी फसलों का चुनाव करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। देखिए आप बागवानी की जितने भी फसलें हैं, बागवानी में आप देखोगे फलदार पौधों की खेती, बिल्कुल सब्जी के जितने भी खेती है वो बागवानी का हिस्सा है, जितने भी मसाले उगाए जाते हैं वो बागवानी का हिस्सा है, जितने भी औषधीय पौधे हैं, जितने भी आपके सुगंधित पौधे हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो मशरूम की खेती है। तो ये सारी की सारी जो खेती हैं आप इनके आप रेट देखेंगे मार्केट के अंदर, तो हमारी जो अनाज वाली फसलें हैं उनसे कहीं ज़्यादा रेट होते हैं इनके। तो इनके जो बागवानी की जितने भी फसलें हैं, एक तो पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल जैसे मान लीजिए आप गेहूं के उसमें आप कंपेयर करेंगे तो गेहूं की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा 24 क्विंटल 25 क्विंटल एक एकड़ में हो सकती है, लेकिन उसी जगह पे आप टमाटर लगाएंगे, आलू लगाएंगे तो इनकी पैदावार आप देखिए, इनकी पैदावार 100 क्विंटल 120 क्विंटल तक पहुंच जाती है, और रेट आप देखोगे तो रेट भी इनके ज़्यादा हैं। तो कोई भी फसल आप बागवानी की उठा के देखेंगे तो जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट ये किसान को देती हैं। और क्योंकि ये क्षेत्रफल हमारा कम होता जाने लग रहा है, किसान छोटे हैं, तो छोटे किसान तो इनको और भी अच्छे से करेंगे। जैसे आप थोड़े से एरिया में पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं, मान लीजिए आपने धनिया लगा दिया, बिल्कुल आपने पालक लगा दिया, तो कितना सारा वहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है।
जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा एरिया में मशरूम लगा के किसान काफ़ी सारा फ़ायदा ले सकता है। तो हमें बागवानी की तरफ फसल विविधीकरण को अपनाते हुए बागवानी को एक अच्छा विकल्प के तौर पे इसमें शामिल करना चाहिए, फसल तो विविधीकरण। डॉक्टर साहब आपने कहा कि बागवानी एक बड़ा अच्छा स्रोत है आज किसान के लिए, जी। और किसान उसके साथ अन्य मल्टीपर्पज़ के रूप में भी दूसरी फसलें भी उगा सकता है। तो डॉक्टर साहब इन चीज़ों को उगाने के लिए आपके पास जो नर्सरियाँ होती हैं, सरकारी नर्सरियाँ, जी। वो किस तरह के पौधे किसानों को देती है, और क्षेत्र वाइज वो नर्सरियाँ कैसे उन किसानों तक पहुँच कर रखती हैं? जी, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया है ये, कि बागवानी और बागवानी के अंदर जो फलदार पौधे हैं, आप अगर उनका चुनाव ढंग से नहीं करेंगे तो आपको 5 साल के बाद पता चलेगा कि इस पे तो अच्छा फल नहीं लगा। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई बाग लगाना है, पौधों का चुनाव करना है, तो अच्छी गुणवत्ता का प्लांटिंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं तो हम 5 साल मेहनत करके 5 साल के बाद हमें पता चले कि भाई इस पे तो अच्छी क्वालिटी का फल नहीं लगा, तो बड़ा धोखा लगता है किसान बिल्कुल को। लगता है जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बागवानी की तरफ, फलदार पौधों के बगीचों की तरफ जाएं, तो प्लांटिंग मटेरियल अच्छा लें, और अच्छा सोर्स, जितने भी, जैसे बागवानी विभाग हरियाणा बड़े अच्छा काम कर रहा है इसमें। जितनी भी नर्सरी आप देखोगे, आप हर ज़िले के अंदर उनकी नर्सरी है, सरकारी नर्सरी, उनकी जो वहाँ पे पौध तैयार होती है, ग्राफ्टेड पौधे तैयार होते हैं, कलमी पौधे तैयार होते हैं, उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। तो हम प्राइवेट नर्सरी की बजाय अगर हम सरकारी नर्सरी से पौधे लेके लगाएंगे, और फिर ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि आपकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, बिल्कुल, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग कौन सी किस्म अच्छी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने अमरूद लगाना है, बिल्कुल। हाँ, तो अमरूद की एक हिसार सफ़ेदा जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा ईजाद है, हाँ जी। हाइब्रिड, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल। आप देखोगे जितना भी एरिया आपका अमरूद के अंतर्गत मिलेगा, वो हिसार सफ़ेदा का ही मिलेगा। बिल्कुल। तो अकेले ये नहीं कि ये पैदावार देते हैं, आप खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, तो फल और सब्जियां हमें काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स, फाइबर्स, काफ़ी सारे इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसी ऐसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को फल और सब्जियों में जो रसायन और जो केमिकल्स होते हैं, वो सीधे तौर पे कैंसर से लड़ते हैं। तो कई बार ऐसी बात आती है कि जी बाग क्यों लगाएं। बाग सिर्फ हम इनकम के लिए ना लगाएं, बल्कि जो हमारे वातावरण में बदलाव है, जो प्राकृतिक कृषि की एक बात हम करते हैं लगातार, कि प्राकृतिक कृषि को अपनाना है। अब हम जब बाग लगा देते हैं तो उसमें जो भी खाली जगह बच जाती है, उसको हम, एक सिद्धांत है प्राकृतिक खेती का कि कम से कम जुताई करनी है खेती। बिल्कुल। तो जितने भी बाग लग रहे हैं उनके बीच का जो एरिया है, उनमें अगर हम मल्चिंग करके छोड़ देंगे तो वो अच्छा काम करेगा। और पौधों के साथ साथ का जो एरिया है उसमें मल्चिंग करेंगे तो पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी, पानी को भी हमें बचाना है। खरपतवार कम जमेंगे, जैसे मैंने पहले भी ये बात बोली कि मल्चिंग करके हम काफ़ी सारे फ़ायदे ले सकते हैं। तो बागवानी करके भी हम काफ़ी सारा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें बागवानी के साथ साथ जो हमारे प्राकृतिक खेती को इसमें शामिल करेंगे तो जो लागत है वो कम होएगी, क्योंकि आज आप देखोगे ज़रूरत से ज़्यादा रसायन यूज होने लगे। बिल्कुल। एक छोटे से कीड़े को नियंत्रण करने के लिए हमें हज़ारों रुपए की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। और दिक्कत की बात यह है कि वो कीड़ा फिर भी कंट्रोल में नहीं होने लग रहा है। आप महंगी से महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कीड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि उस कीड़े के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। सही बात है। दवाई सही है लेकिन कीड़ा कंट्रोल नहीं होने लग रहा है। अब इसका विकल्प ये है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक जो समन्वय तरीके हैं, वो लेके चलने पड़ेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे प्राकृतिक फॉर्मुलेशंस हैं बिल्कुल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीम का तेल है, बिल्कुल, नीम का अर्क है, ये सारी चीज़ें आप, नीम, आग, धतूरा, आप मिर्च है, बिल्कुल, लहसुन है, ये सारी की सारी चीज़ें, इनसे काफ़ी सारे उत्पाद तैयार होते हैं जिनको हम फसलों के अंदर स्प्रे करके काफ़ी सारे कीड़े और बीमारियों को कम कर सकते हैं।
तो हमारा जो खर्चा है उसको हमने कम करना है, हमारी जो लागत है उसको कम करना है, और जो हमारी प्रकृति के अनुकूल जितनी भी कृषि पद्धतियाँ हैं उनको अपना के आगे बढ़ना है। अब बाग लगाने के लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं, हर कंपोनेंट के ऊपर स्कीम है। आप देखोगे कि जब अब बाग लगाने के लिए जाएंगे तो पौधों के ऊपर सब्सिडी है। बिल्कुल। सब्जी की आप खेती करना चाह रहे हैं और सब्जी की खेती भी अगर आप स्टेकिंग के ऊपर करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी सब्सिडी है। काफ़ी सारे किसान बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन कम है तो मल्टी लेयर की खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की अप्रोच अपने को अपनानी पड़ेंगी, तभी जाके हम कम लागत से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बाग लगाने के लिए जैसे जहाँ पे भी अपने को अच्छे पौधे मिले, जिस भी नर्सरी से अपने को अच्छी प्लांटिंग मटेरियल मिले, वो अपने को लेना है सर। अगर इसी में डीप इरिगेशन की अगर हम बात करें, जो मल्चिंग का सिस्टम है, उसमें इस चीज़ को साथ साथ में जोड़ा जा सकता है क्या? जो डीप इरिगेशन है सर, अब आप देखोगे जैसे हम शुरू से ही एक बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो जो हमारे पुराने तरीके हैं पानी लगाने के, वो हमें बदलने पड़ेंगे। आज आप देखोगे कि ड्रिप सिस्टम है, टपका सिंचाई विधि है, बिल्कुल, फुहारा सिस्टम है, बड़ा रेगुलेटेड तरीके से बिल्कुल ये फिक्स कर दिया जाता है कि 1 घंटे में इस पौधे के अंदर 16 लीटर पानी आना है। और उसके साथ साथ अगर आप खाद मिक्स करना चाह रहे हो, फर्टिलाइज़र मिक्स करना चाह रहे हो, उसका भी उसके अंदर बड़ा सुंदर प्रावधान है। तो ये इस तरह की तकनीक अपने को लेके आनी पड़ेंगी, जो पहले की जो हमारी सिंचाई तकनीक है, हाँ बिल्कुल, उसमें खुला बदलना पानी देते थे पड़ेगा। हम। हाँ, उसको बदलना पड़ेगा। और बागवानी में आप देखोगे ड्रिप सिस्टम जब हम लगाते हैं, और ड्रिप सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है, 85% तक की यहाँ पे अनुदान है। तो किसानों को इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। और पानी एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हमसे दूर होता जाने लग रहा है, और इसको अगर हमने नहीं बचाया तो पानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री में तैयार होता हो। ठीक बात। ये प्रकृति द्वारा दिया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट एक गिफ्ट है। बिल्कुल। और इस गिफ्ट को हमें संजो के रखना है, बड़े विवेक से हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो आज की जो तकनीक हैं, जो कम पानी से ज़्यादा पैदावार, पौधे को पानी खड़ा रखना नुकसान करता है। बिल्कुल। पौधे को पानी इसलिए चाहिए कि उसकी जड़ों के आसपास जो भी खुराक है वो घुल जाए और पौधा उसको ले ले, इतना पानी की ज़रूरत है। पानी खड़ा रहने में जड़ों भी खराब हो जाती हैं, सड़ने की और सांस लेने की, ये तमाम सारी दिक्कतें बिल्कुल उसमें आती हैं। तो अपने को अच्छी तकनीक, चाहे वो पौधों को चुनाव करने की है, चाहे उसमें हमारा सिंचाई की तकनीक है, वो उन्नत तकनीक हमने इस्तेमाल करनी है। जैसे पौधों की भी मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि बीजू पौधे न लेके हमें कलमी पौधे लेने चाहिए। बिल्कुल। कलमी पौधे हमें जल्दी फलन देना शुरू कर देते हैं। अगर बीजू पौधा आपको 8 साल में जाके 6 साल में जाके फल देता है, तो ये ऐसे कलमी पौधे जो हमें 4-5 साल में आराम से डॉक्टर साहब, कई बार एक और समस्या आती है, जैसे आपने बीजू पौधे की बात करी, किसान भाई लगा तो लेता है और समय भी ज़्यादा लगता है, और समय के बाद जब उसके ऊपर फल लगता है तो किसान उस टाइम में देखता है यार इसकी तो वैरायटी अच्छी नहीं है, इसका तो फल जो जिस तरह का आना चाहिए वैसा नहीं है, और कई बार तो पौधा ने हरा हरा दिखाई देता है, उसको कुछ लगता भी नहीं है। तो उस अवस्था में किसान को बड़ी हानि होती है। यही बात है सर कि हमें जब फसल का चुनाव करना है, पौधों का चुनाव करना है, खासकर बागवानी के जो फलदार पौधे हैं, उनमें इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि हम कौन सा प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं, कौन सी किस्म ले रहे हैं, बीजू पौधा ले रहे हैं या कलमी पौधा ले रहे हैं, और कहाँ से ले रहे हैं। ये तमाम बातें ज़रूरी हैं, नहीं तो 4-5 साल के बाद, जैसे मैंने बोला, कि बड़ा सेटबैक लगता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बात और है, जैसे अब मौसम बारिश का चल रहा है, इस मौसम में देखो बागवानी बड़ा अच्छा स्रोत है, लगाएं तो हम, तो इसके लिए जब मान ले कोई किसान भाई लगाना चाहता है इस समय में, तो वो कहाँ से पौधे ले और उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, उसके गड्ढे किस मात्रा में खोदे, कितनी गहराई हो, इस सारे ऊपर भी आप प्लीज़ विस्तार से बताएं। बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए, इसमें
जितने भी फलदार पौधे हैं, दो मौसम हैं उनको लगाने के। जो कुछ पौधे ऐसे हैं जो पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ देते हैं, बिल्कुल, जैसे अंगूर है, हाँ जी, आंवला है, ठीक बेर है। तो जो भी पत्ते छोड़ते हैं उन पौधों की जो हम प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, उनको लगाना चाह रहे हैं, तो उसका सही टाइम है 15 जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक, बिल्कुल, 20 फरवरी तक, सर्दी के मौसम में वो लगे, ताकि जब उन्होंने पत्ते छोड़ रखे हैं उस टाइम पे वो लगे, ताकि जैसे ही जो बसंत ऋतु स्टार्ट हो तो उनके अंदर कोपले आएँ और उनका ग्रोथ हो। ठीक बात। फिर दूसरे जो पौधे हैं हमारे जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, सदाबहार पौधे रहते हैं, उनका हम बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त सितंबर तक उनकी हम जो है ना सिफारिश करते हैं, रोपण कर सकते हैं। और रही बात गड्ढा कितना खोदना है, कितनी दूरी पे खोदना है, ये निर्भर करता है कि आपका जो पौधा है उसका आकार कितना है, वो मीडियम साइज़ का है, छोटा साइज़ का है या बड़े आकार का है। मान लीजिए आप लीची का बाग लगाना चाह रहे हैं, आम का लगाना चाह रहे हैं, या आप बेर का लगाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो ये ऐसे पौधे हैं जिनकी कैनोपी बड़ी होती है, बड़ा साइज़ का है। बिल्कुल, तो इसमें आपको कम से कम एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच में 25 से 30 फुट का गैप रखना पड़ेगा। बिल्कुल, जो मीडियम साइज़ के हमारे पौधे हैं, जो मीडियम मध्यम आकार की जो आकृति है जिनकी, जिसमें आपका अमरूद है, नींबू वर्गीय फल हैं, अनार है, ये ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादा नहीं फैलते हैं। तो इनका जो स्पेसिंग है ये 15 से 20 फीट के बीच में रखना चाहिए। फिर जो बिल्कुल छोटे साइज़ के पौधे हैं, मान लीजिए करौंदा है, पपीता है, अंगूर है, ज़्यादा नहीं फैलते हैं, तो इनका जो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की जो दूरी है वो 10 से 12 फीट इतना रखना चाहिए। फिर गड्ढे का जो साइज़ है वो भी इसी के हिसाब से है। जो बड़ा साइज़ का जो पौधा है उसमें 3 फीट का गहरा गड्ढा और 3 फीट का चौड़ा गड्ढा, 3 फीट गहरा 3 फीट चौड़ा, बिल्कुल, इतना हमें गड्ढा खोदना चाहिए। और जो मीडियम साइज़ के हैं उसमें 2-2.5 फीट का, और जो छोटे साइज़ के पौधे हैं उनमें हमें 1.5 से 2 फीट का गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। अब गड्ढा खोदते समय जो ऊपर वाली मिट्टी है, आधी मिट्टी हमें साइड में रख लेनी है, और जो नीचे वाली मिट्टी है उसको एक तरफ कर देना है। ऊपर वाली मिट्टी में खाद, गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, कंपोस्ट है, वो मिक्स करके दोबारा से गड्ढा भर के और पानी लगा देना है, ताकि वो सारा का सारा मिट्टी सेट हो जाए। और जब सीजन आए अच्छी क्वालिटी का पौधा लेके बीच में सेंटर में जितना भी उसकी गाची है उतना गड्ढा करके उसमें पौधा सीधा लगा के और पानी लगा देना चाहिए। ये अच्छा तरीका है। और फिर कई बार इसमें जो हमारे रासायनिक खाद हैं उनकी भी सिफारिश होती है कि उसमें हम 2 किलो प्रति गड्ढा जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने रसायनों को कम से कम इस्तेमाल करना है, तो इसकी जगह पे हमारा जो प्राकृतिक खेती में जो घन जीवामृत है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को बिल्कुल प्लानिंग के साथ करके आगे बढ़ना है। तो किसान भाइयों देखो, डॉक्टर लाठर जी ने इतनी बढ़िया तरीके से बताया। अगर आप ये सारी चीज़ें मान करके अपने खेत के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक अच्छे पौधे ले पाएंगे और एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपने जो इतनी बढ़िया जानकारी दी, अगले प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब तब के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद।